फिफ्थ सेमेस्टर की इस ऑनलाइन क्लास में सभी का स्वागत है। आज हम लिंक्ड जीन इनहेरिटेंस टॉपिक के कंटिन्यूशन में ही सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ेंगे। जिस तरह से लिंक्ड जीन इनहेरिटेंस होता है जिसमें कोई दो जीन्स बहुत पास पास स्थित होने के कारण एक यूनिट के तौर पर एक यूनिट की फॉर्म में ही अगली पीढ़ी में बिना इंडिपेंडेंट असॉर्ट हुए जाते हैं, उसी तरह से जो जीन्स सेक्स क्रोमोसोम पे पाए जाते हैं उनका इनहेरिटेंस भी मेंडल के नियमों को फॉलो नहीं करता और इनका सेपरेट बिल्कुल अलग पैटर्न होता है इनहेरिटेंस का। चूँकि सेक्स क्रोमोसोम दो होते हैं मनुष्यों में, एक्स और वाई, तो इनके सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस में हम पहले एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर कोई जीन एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट है और म्यूटेशन होने के बाद भी वो डोमिनेंट कंडीशन में है, तो इस तरह के जीन की इनहेरिटेंस में हम देखते हैं कि ऐसा जीन अपने आप को एक्सप्रेस ज़रूर करता है, चाहे वो एक कॉपी में ही प्रेजेंट हो। सिंगल कॉपी आने पर ही म्यूटेटेड जीन डोमिनेंट कंडीशन में अपने आप को एक्सप्रेस करता है और सिंगल कॉपी होने पर भी सिंड्रोम या डिजीज़ किसी भी इंडिविजुअल में उत्पन्न हो सकती है, क्रिएट कर सकता है। डोमिनेंट कंडीशन होने के कारण या प्रभावी होने के कारण यह एक्स लिंक्ड जीन मेल और फीमेल दोनों में ही एक्सप्रेस होगा और मेल और फीमेल दोनों में ही वो सिंड्रोम उत्पन्न होने की पूरी संभावना रहती है। ऐसी स्थिति में अगर मेल के अंदर वो प्रभावी जीन चला गया है, इनहेरिट हो गया है, तो सिंड्रोम का सिवियरिटी या बीमारी की जो प्रभाव है वो पुरुषों में ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि पुरुषों में केवल एक एक्स क्रोमोसोम होता है और जबकि महिलाओं में दो एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो अगर एक एक्स क्रोमोसोम डिफेक्टिव है या म्यूटेटेड है, तब भी कुछ फंक्शन दूसरे एक्स क्रोमोसोम की जो नॉर्मल जीन्स हैं उसके द्वारा बैलेंस होने की संभावना रहती है। लेकिन अगर हम मेल्स की बात करें, पुरुषों की बात करें जिनमें केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है, तो उनमें सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है और इस केस में जनरली जो मेल फीटस है या तो उसकी यूट्रस में ही डेथ हो जाती है और या फिर बर्थ के बाद, जन्म के कुछ महीनों बाद ही कॉम्प्लिकेशन के कारण डेथ हो जाती है। तो जब भी हम एक्स डोमिनेंट डिजीज़ की बात करते हैं जो प्रिवलेंट हम अपने आसपास देखते हैं, तो उसमें महिलाओं में या फीमेल्स में ज़्यादा दिखती है, क्योंकि फीमेल सर्वाइव ज़्यादा कर जाती है जबकि मेल बहुत शुरुआती स्टेज में ही उनकी डेथ हो जाती है। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट इनहेरिटेंस या इस तरह की जो कंडीशंस है उसका की फीचर ये होता है कि जितने भी अफेक्टेड मेल्स हैं, ये अफेक्टेड मेल्स अपना जो ट्रेट है ये डॉटर्स को पास करते हैं लेकिन सन्स को पास नहीं कर सकते, क्योंकि हम ये जानते हैं कि एक्स जो है वो फादर से हमेशा डॉटर के अंदर आता है और जो सन्स हैं, जो बेटे हैं, उनमें फादर से वाई क्रोमोसोम जाता है। तो अगर फादर के अंदर एक्स क्रोमोसोम म्यूटेटेड है तो ये हमेशा डॉटर के अंदर जाएगा और पुत्रियां जो है वो उनमें सिंड्रोम ज़्यादा दिखाई देगा। इनहेरिटेंस पैटर्न जब हम एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन का देखते हैं तो इनमें जो अफेक्टेड फादर्स हैं, अगर फादर को अगर कोई डिजीज़ है तो उस केस में उसके 100% जो डॉटर्स हैं उसके अंदर ये बीमारी होगी। तो यहाँ आप देख सकते हो इस तरह कि जो डॉटर्स हैं वो जितनी भी डॉटर्स हैं उनके अंदर ये सिंड्रोम प्रेजेंट होगा, जबकि जो सन्स हैं उनमें किसी में भी इस तरह की कोई बीमारी प्रेजेंट नहीं होगी। तो इनहेरिटेंस पैटर्न में फादर अगर डिजीज्ड है, फादर के अंदर म्यूटेटेड जीन प्रेजेंट है, तो उनकी सभी डॉटर्स जो हैं वो अफेक्टेड होंगी, उनके अंदर बीमारी होगी, जबकि सन्स में ये इनहेरिट नहीं होगा। लेकिन अगर मदर अफेक्टेड है, जो यहाँ देख सकते हैं, अफेक्टेड या म्यूटेटेड जीन वाली मदर की 50% जो चाइल्ड है उनके अंदर बीमारी होगी या उसके अंदर ये म्यूटेशन विजिबल होगा, उनके अंदर दिखाई देगा सिंड्रोम, जबकि 50% जो ऑफस्प्रिंग है वो नॉर्मल या अनअफेक्टेड होते हैं। इसी तरह हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन की बात करें तो एक्स लिंक्ड एक्स क्रोमोसोम पे जो जीन है वो म्यूटेटेड है और रिसेसिव कंडीशन में है, अप्रभावी अवस्था में अगर वो है, तो उसका पैटर्न क्रिस क्रॉस पैटर्न होता है और इस तरह की जो सिंड्रोम है वो ज़्यादातर मेल में ही एक्सप्रेस होते हैं, क्योंकि मेल के अंदर
केवल एक एक्स क्रोमोसोम पाया जाता है। इसीलिए अगर मेल में डिफेक्टिव जीन आ गया है तो वो डेफिनेटली एक्सप्रेस होगा ही। क्रिस क्रॉस कंडीशन में जो डॉटर्स हैं वो हमेशा सिर्फ कैरियर्स होती हैं, उनके अंदर दो एक्स गुणसूत्र होने के कारण जो दूसरा एक्स गुणसूत्र है और नॉर्मल कंडीशन में है वो एक्सप्रेस होगा, वो चीज़ें बैलेंस कर लेता है। और जो रिसेसिव कंडीशन है, क्योंकि यहाँ हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन पढ़ रहे हैं, अप्रभावी कंडीशन पढ़ रहे हैं, तो अगर एक भी नॉर्मल प्रभावी जीन आ गया है तो अप्रभावी जीन जो है वो एक्सप्रेस नहीं होगा। तो डॉटर्स के अंदर दो एक्स क्रोमोसोम होते हैं, इसलिए डॉटर्स हमेशा सिर्फ कैरियर होगी, उनमें कभी भी डिजीज़ एक्सप्रेस नहीं होती है। तो अगर फादर के अंदर ये डिज़ीज़ थी तो हमेशा उनकी ग्रैंड सन में डिज़ीज़ होगी, लेकिन डॉटर्स में नहीं होगी। इसलिए एक जनरेशन स्किप हो जाती है बीच में। डॉटर सिर्फ उस जीन को, म्यूटेटेड जीन को अगली पीढ़ी तक कैरी कर रही है, लेकिन वो पीड़ित नहीं होगी या वो रोगी नहीं होती है। जो फीमेल कैरियर्स हैं, जो कैरी कर रही है इस डिज़ीज़ को, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन को, उनके 50% जो सन्स हैं, मतलब दो में से एक बच्चा, एक जो पुत्र है, उसमें इस तरह की सिंड्रोम होने की संभावना रहती है। यहाँ पर अलग अलग पैटर्न दिखाए गए हैं इस डिज़ीज़ के, एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन के, कि किस अवस्था में किस तरह से ये इनहेरिट होगा और कितनी प्रतिशत जो संतानें हैं उनके अंदर ये लक्षण या सिंड्रोम उत्पन्न होगा। एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन के एग्जाम्पल्स में हीमोफीलिया ए और बी, कलर ब्लाइंडनेस और ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की हम बात करते हैं। हीमोफीलिया बी की को एक रॉयल डिजीज़ कहा जाता है, क्योंकि यूके लंदन की जो रानी थी क्वीन विक्टोरिया, उनके अंदर एक जीन के म्यूटेशन से, रिसेसिव म्यूटेशन से ये कंडीशन उनके बेटों में इनहेरिट हो गई थी। क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि मेल्स में सिर्फ एक एक्स क्रोमोसोम होता है तो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है, वो दिखेगा ही दिखेगा, जबकि फीमेल्स में दो एक्स क्रोमोसोम होने से रिसेसिव का असर छुप जाता है। तो जो क्वीन विक्टोरिया थी, उनके जितने भी पुत्र थे उनके अंदर ये कंडीशन दिखाई दी, और उनकी जो डॉटर्स थी उनमें वो डॉटर्स सभी कैरियर्स थी, वो खुद रोगी नहीं थी। इन डॉटर्स की यूरोप के अलग अलग किंगडम में, अलग अलग राजवंशों में जब शादी हुई तो इन पुत्रियों के जो पुत्र हुए वो रोगी थे। तो इस तरह का जो पैटर्न है, यही क्रिस क्रॉस पैटर्न कहलाता है, कि एक जनरेशन में पुत्रियों में ये दब जाता है, एक्सप्रेस नहीं होता, और अगली जनरेशन में जो मेल्स है उसमें ये दिखाई देता है। हीमोफीलिया में बेसिकली जो भी क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, ब्लड को क्लॉट करने वाले, रक्त का थक्का बनाने वाले, वो क्लॉटिंग फैक्टर्स डिफेक्टिव बनते हैं, क्योंकि जीन डिफेक्टिव है, इस कारण से क्लॉटिंग फैक्टर नहीं बन पा रहे हैं। और छोटी सी चोट लगने पर या कट लगने पर भी बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग और रक्तस्राव से ब्लड लॉस हो जाता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। और कई बार इंटरनल ब्लीडिंग, जो जॉइंट्स हैं उनमें भी, जॉइंट्स में, मसल्स में और ब्रेन में और इंटरनल ऑर्गन्स में भी ब्लीडिंग होती है, जिससे कि कई तरह की कॉम्प्लिकेशंस उत्पन्न हो जाते हैं। हीमोफीलिया ए की अगर हम बात करें तो इसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 डिफेक्टिव होता है, और क्लॉटिंग फैक्टर 8 जो है वो प्रॉपर नहीं बनता और क्लॉटिंग नहीं हो पाती है रक्त की। जबकि हीमोफीलिया बी के केस में क्लॉटिंग फैक्टर 9 डिफेक्टिव होता है और ब्लड क्लॉटिंग का प्रोसेस प्रॉपर कंप्लीट नहीं हो पाता। ऐसे ही ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये मेल्स में ही ज़्यादा शो होती है, अगेन बिकॉज ऑफ वन एक्स क्रोमोसोम, और चाइल्डहुड में, अर्ली चाइल्डहुड में ही ये एक्सप्रेस होना शुरू हो जाती है। इस तरह की कंडीशन में जो DMD नाम का जीन है वो डिफेक्टिव होता है, और मसल्स ग्रेजुअली प्रोग्रेसिवली वीक होती जाती है, ये डिसइंटीग्रेट होती जाती है, मसल्स ख़त्म होती जाती है। और इस तरह के मेल्स के अंदर कार्डियोमायोपैथी, मतलब उनके हार्ट से लेके, मसल से लेके पूरी बॉडी के अंदर धीरे धीरे पैरालिसिस होना, या व्हील चेयर पे कन्फाइंड हो जाना, व्हील चेयर तक सीमित रह जाना, अलग अलग जो मूवमेंट है वो रिस्ट्रिक्ट हो जाना, और अंत में मृत्यु हो जाना, इस तरह की उदाहरण देखे जाते हैं। इसमें अगेन फीमेल्स विल बी कैरियर, और जो मेल्स हैं उन्हीं में ड्यूशेन मस्कुलर सिंड्रोम या हीमोफीलिया देखने को मिलता है। इसी तरह से एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन का एग्जाम्पल है कलर ब्लाइंडनेस का, जिसमें जो एक्स लिंक्ड म्यूटेटेड जीन जिसमें भी इनहेरिट होता है वो
ग्रीन, ब्लू और रेड के अलग अलग शेड्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता या इन कलर्स को डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाता है, पहचान नहीं पाता, क्योंकि उनके अंदर प्रॉपर इस तरह की रेटिनल पिगमेंट्स नहीं होते। तो यहाँ पर जब हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन की एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं तो कई बार एग्ज़ाम में सिर्फ हीमोफीलिया पर टिप्पणी के रूप में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या सिर्फ ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का क्वेश्चन पूछा जाएगा। ऐसे में ये आपको पता होना चाहिए कि ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव कंडीशन है और उसी तरह से आपको इसको एड्रेस करते हुए इसके इनहेरिटेंस के बारे में बताना होता है। ऐसे ही जिस तरह से एक्स जो है वो सेक्स क्रोमोसोम है, वैसे ही ह्यूमंस में वाई क्रोमोसोम भी पाया जाता है जो सेक्स क्रोमोसोम है, और जो मेलनेस के लिए या पुरुषत्व के लिए या पुरुष बनने के लिए, टेस्टिस बनने के लिए इसका योगदान होता है। तो ऐसे जीन्स जो कि वाई क्रोमोसोम के ऊपर पाए जाते हैं वो वाई लिंक्ड जीन्स कहलाते हैं और इनका इनहेरिटेंस वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस होता है। ये हमेशा वाई क्रोमोसोम के साथ ही अगली पीढ़ी में जाएंगे। वाई लिंक्ड जीन्स हमेशा होलैंड्रिक पैटर्न दिखाते हैं, जैसे अभी हमने एक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन के बारे में देखा था, क्रिस क्रॉस पैटर्न। एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जीन जो थे उनमें क्रिस क्रॉस पैटर्न हमने ऑब्जर्व नहीं किया था, उनमें हर पीढ़ी में वो एक्सप्रेस होता है क्योंकि वो प्रभावी है। एक्स लिंक्ड रिसेसिव जो होता है वो क्रिस क्रॉस पैटर्न दिखाते हुए फीमेल्स में सिर्फ एग्जिस्ट करता है, एक्सप्रेस नहीं होता और वापस अगली पीढ़ी के मेल में एक्सप्रेस होता है। लेकिन यहाँ जब हम वाई लिंक्ड की बात करते हैं तो ये होलैंड्रिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस दिखाता है। होलैंड्रिक पैटर्न का मतलब है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने पे पहली पीढ़ी के जो मेल है, पहली पीढ़ी के पुरुष से लेकर दूसरी पीढ़ी का जो पुरुष है, फिर तीसरी पीढ़ी का जो पुरुष है, हर पीढ़ी हर जनरेशन के पुरुषों में वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस अपना असर दिखाता है। तो अगर जीन म्यूटेटेड है वाई लिंक्ड में तो जितने भी मेल हैं, हर पीढ़ी के जो मेल हैं उनमें ये ट्रेट, ये लक्षण या सिंड्रोम जो है वो स्पष्ट दिखाई देते हैं। इसमें विशेष बात यह है कि जो फीमेल्स हैं उनमें कोई भी लक्षण या किसी भी तरह का कोई सिंड्रोम नहीं होता। फीमेल्स ना तो एक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस के केस में कैरियर होती हैं और ना ही उनमें इस तरह के लक्षण दिखते हैं, ना ही वो विक्टिम होती है इसकी, ना ही वो पीड़ित होती है, रोगी होती हैं, क्योंकि फीमेल्स में वाई क्रोमोसोम जाता ही नहीं है। फीमेल्स में हमेशा पिता से एक्स क्रोमोसोम जाता है। तो वाई क्रोमोसोम हमेशा सन में, बेटे में, पुत्रों में इनहेरिट होता है। इसलिए हमेशा हर जनरेशन का जो मेल है, पुत्र है या पोता है, वो वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस से प्रभावित होगा। होलैंड्रिक इनहेरिटेंस में जनरेशन स्किप नहीं होती है, मतलब इसमें कैरियर्स नहीं होते, जैसे हमने एक्स लिंक्ड के केस में पढ़ा था। यहाँ पे हर पीढ़ी में पीड़ित होंगे, हर पीढ़ी में रोगी होंगे, कोई भी कैरियर नहीं पाया जाएगा। फादर में अगर ये ट्रेट है, पिता अगर एक्स लिंक्ड किसी भी कंडीशन से पीड़ित हैं तो वो कंडीशन उसके पुत्र में भी होगी ही होगी, क्योंकि ये वाई लिंक्ड है तो पिता से यही वाई जीन जो है वो पुत्र के अंदर भी जा रहा है। इसके एग्जाम्पल में हम हाइपरट्राइकोसिस ऑफ ईयर और वेब्ड टोज के एग्जाम्पल पढ़ते हैं। जैसे आप यहाँ इसमें डायग्राम में देख सकते हैं, जो एक्सटर्नल ईयर है या जो ईयर का जो पिन्ना है, हमारा जो बाहरी कर्ण होता है उसका पिन्ना है, उस पर इस तरह के लंबे बालों की उपस्थिति या लंबे रोम जो हैं वो सिर्फ पुरुषों में देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये वाई लिंक्ड इनहेरिटेंस है। ऐसे ही कुछ केसेस में यहाँ आप देख सकते हैं दूसरे और तीसरी टो, जो पैर की उंगली है, दूसरी और तीसरी उंगली के बीच में इस तरह से वेब्ड स्किन पाई जाती है, आपस में दोनों जुड़े हुए हैं, इसी को वेब्ड टोज कहते हैं। तो ये इस तरह के लक्षण वाई जीन पर, वाई क्रोमोसोम पर ही इनहेरिट होते हैं, या ये जीन्स हमेशा वाई क्रोमोसोम पर ही पाए जाते हैं और एक पुरुष से दूसरे पुरुष में या पिता से पुत्र, पुत्र से पोते में इस तरह से इनहेरिट होते हैं और होलैंड्रिक पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शो करते हैं। तो इस तरह से आज हमने सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस पढ़ा है, जिसमें एक्स क्रोमोसोम और वाई क्रोमोसोम पे इनहेरिट होने वाले जीन्स के बारे में चर्चा की है।